हेलो गाइस, यह है सीपीएम टाइम एस्टिमेट्स का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको हर बार की तरह एक्टिविटीज और उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज दी रहेगी और आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि नेटवर्क डायग्राम बना लो। हम नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे एक्टिविटी और उसकी प्रीसीडिंग्स की हेल्प से। और उसके बाद पूछा है फाइंड आउट द क्रिटिकल एंड कंप्लीशन टाइम। तो गाइस उसके लिए हमें यहां पे टाइम भी दिया हुआ है, तो इस टाइम की हेल्प से हम क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। अब गाइस इस क्वेश्चन में हमें टाइम को एस्टिमेट्स करना है, तो हमें कौन कौन से टाइम्स यहां पे गिवन है। अर्ली टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम और यहां पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम को हमें कैलकुलेट करना है फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए हमें ये 4 पॉइंट को कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन में टेल स्लैग भी पता करो और हेड स्लैग भी पता करो, लेकिन फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले गाइस हम नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे, जो हम हमारा रफ डायग्राम बनाते हैं। मैं यहां पे उसी तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से मैं हर क्वेश्चन में इसे बनाता हूं। सबसे पहली एक्टिविटी है ए। क्या इससे पहले कोई एक्टिविटी है? नहीं है। तो मैं गाइस यहां पे एक्टिविटी ए को इस तरीके से बना लूंगा। अब एक्टिविटी ए के बाद आती है एक्टिविटी बी की बारी। क्या एक्टिविटी बी से पहले कोई एक्टिविटी है? हाँ है, वो है एक्टिविटी ए। तो मैं बी को ए के बाद बनाऊंगा। अब आती है सी की बारी। क्या सी से पहले कोई एक्टिविटी है? हाँ है, वो है ए। तो मैं ए के बाद सी को इस तरीके से बना लूंगा। अब आती है एक्टिविटी डी की बारी। क्या डी से पहले कोई एक्टिविटी है? हाँ है, वो है बी। तो मैं इसे बी के आगे बनाऊंगा। इसी तरीके से एक्टिविटी ई को मैं सी के आगे बनाऊंगा। अब बात आती है एक्टिविटी एफ की। तो एक्टिविटी एफ से पहले है डी और ई। तो डी और ई का एंड पॉइंट होने वाला है एक्टिविटी एफ। तो मैं इसे रीड्रॉ यहां पे कर लूंगा। अब गाइस हम इसे नंबरिंग दे देते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है ए, जो कि स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड होगी 2 पर। तो ये पॉइंट 2 बी का भी स्टार्टिंग पॉइंट है और सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ए के बाद आती है एक्टिविटी बी की बारी। तो बी का स्टार्टिंग पॉइंट है 2, तो एंडिंग पॉइंट रहेगा 3। अब बी के बाद आती है सी की बारी। सी का स्टार्टिंग पॉइंट है 2, तो यहां पे उसका एंडिंग पॉइंट रहेगा 4। अब सी के बाद आती है एक्टिविटी डी की बारी। तो डी का स्टार्टिंग पॉइंट है 3, तो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा 5, क्योंकि 4 मैंने ऑलरेडी सी को दे चुका हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5। अब ये ऑटोमेटिकली ई का भी एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। तो एक्टिविटी ई की बारी भी हो गई। अब बच जाती है एक्टिविटी एफ। तो यहां पे आएगा 6। तो गाइस मैं यहां पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन अब जो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा, क्योंकि मुझे उस डायग्राम में हर एक्टिविटीज के स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम्स को भी डालना रहेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं यहां पे एक बड़ा सा सर्कल बना लेता हूं और यहां पे कुछ इस तरीके से उसे डिवाइड कर देता हूं। यह है मेरा 1। ओके, अब 1 के बाद है 1 के बाद आएगा 2, जिसमें एक्टिविटी ए रहेगी। तो मैं ए को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। मैं ए को ऐसे बना लेता हूं। ए का टाइमिंग क्या है वो मैं यहां पे लिखूंगा, और स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है मैं यहां पे लिख दूंगा। तो यहां पे मैं बनाऊंगा 2, राइट। मैं यहां पे लिख दूंगा 2। अब गाइस एक्टिविटी ए को मैंने बना लिया है। अब एक्टिविटी ए के बाद बारी आती है एक्टिविटी बी की। मतलब मैं पॉइंट नंबर 3 कुछ इस तरीके से बनाने जा रहा हूं। यह है मेरा पॉइंट नंबर 3, जिसमें मैं यहां पे 3 दूंगा और यहां पे कुछ 2 कॉलम इस तरीके से बना लूंगा। तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगी एक्टिविटी बी और यहां पे मैं लिखूंगा उसका टाइमिंग और यहां पे मैं उसका स्टार्ट और एंड टाइम लिखूंगा। गाइस मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं और मैं इसको ऊपर ही बना लेता हूं। स्टार्ट टाइम और यहां पे आएगा एंड टाइम। अब इसी तरीके से बी का भी मैं बी को ऐसे लिख देता हूं। यहां पे कोई नंबर आएगा और यहां पे आएगा स्टार्ट टाइम और यहां पे आएगा उसका एंड टाइम।
अब गाइस बी के बाद बारी आती है सी की। ओके, तो ये है सी, सी का यहां पे कोई नंबर आएगा और यहां पे रहेगा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। मैं यहां पे कुछ इस तरीके से सर्कल बना के इधर लिख देता हूं 4। अब गाइस मैं बनाऊंगा डी और ई, तो मैं डी और ई को कुछ इस तरीके से बनाने जा रहा हूं। यह है मेरा डी, यहां पे उसके डेज आएंगे और यहां पे आने वाला है उसका स्टार्ट और एंड टाइम। मैं इस तरीके से सर्कल बना लेता हूं और यहां पे आएगा 5। मैं इस तरीके से ऐसे, तो गाइस डी और ई एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे ये जो बनाना है, ये जो आएगा ये मिडिल में आएगा। मैं इसे यहां पे प्लेस कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसे तो रब आउट करना पड़ेगा, मैं इसे इस तरीके से हटा देता हूं। तो गाइज यहां पे बनने वाला है डी। मैं डी को इस तरीके से बनाऊंगा, यहां पे डी का कोई नंबर यानी डेज आएगी और ये स्टार्ट और एंड टाइम रहेगा। अब डी के बाद बारी आती है ई की, तो ई का कुछ नंबर यहां पे आने वाला है और यहां पे उसका स्टार्ट और एंड टाइम आएगा। अब ई के बाद मुझे बनाना है एक्टिविटी एफ को। तो एक्टिविटी एफ तो बहुत सिंपल है यार, इतना हम चल के आए हैं तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी एफ का कुछ यहां पे नंबर आएगा और यहां पे उसका स्टार्ट और एंड टाइम यहां पे आएगा। तो गाइस इस नेटवर्क डायग्राम को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीजों को डालना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हमारी टाइमिंग की। तो सबसे पहले ए का टाइमिंग कितना है? ए का टाइमिंग है 6, तो मैं उसे ए के सामने यहां पे लिखूंगा 6। अब ए के बाद बी का टाइमिंग कितना है? तो जो बी का टाइम है वो है 7। बी का टाइम है 7, तो मैं बी में यहां पर 7 लिख देता हूं। अब इसी तरीके से गाइस सी का टाइमिंग क्या है? सी का टाइमिंग है 9, तो मैं यहां पे 9 लिख देता हूं। अब सी के बाद यहां पे डी का जो टाइमिंग है वो है 12 डेज, तो मैं यहां पे डी में 12 डाल देता हूं। ये है 12 डी का। अब डी के बाद जो एक्टिविटी ई है उसका टाइमिंग है 7, तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं 7, जो कि मेरा ई का टाइमिंग है। अब ई के बाद एफ का टाइमिंग है 8 डेज। तो गाइज यहां पे मैंने टाइमिंग को बहुत अच्छे से प्लेस कर दिया है। अब मुझे यहां पे स्टार्ट और एंड टाइम देना है। तो एक्टिविटी ए ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है जो कि 0 से स्टार्ट होने वाली है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0। तो एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने के लिए कितने डेज लगेंगे? वो है ए के बाजू वाला नंबर। कितना है ए के बाजू वाला नंबर? 6। तो एक्टिविटी ए स्टार्ट होगी 0 से और उसे टोटल 6 डेज लगेंगे। अब 6 डेज के बाद ही एक्टिविटी बी और सी स्टार्ट होगी। तो चलो चलते हैं एक्टिविटी बी के बारे में लिखते हैं। एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी 6 से और एंड होगी। एक्टिविटी बी को कितना टाइम लगने वाला है? वो है 7 डेज। तो ये 6 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं 6 और 7 को प्लस करूं तो आता है 13, मतलब एक्टिविटी बी 13 डेज में फिनिश हो जाएगी। और जिस टाइम पे एक्टिविटी बी स्टार्ट हुई थी मतलब 6, उसी टाइम पे एक्टिविटी सी भी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सी का और बी का स्टार्टिंग पॉइंट है, सी का और बी का स्टार्टिंग पॉइंट है एक्टिविटी ए का एंड पॉइंट, बराबर। तो जहां पे एक्टिविटी ए फिनिश हुई थी वहां पे एक्टिविटी बी भी स्टार्ट हुई थी और सी भी स्टार्ट हुई थी, तो सी का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 6। और एक्टिविटी सी को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? वो है 9 डेज। तो 9 में अगर मैं 6 को प्लस करूं तो यहां पे बन जाता है 15 डेज। तो गाइस एक्टिविटीज बी 13 डेज में ही कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक्टिविटी सी को 15 डेज लगे हैं कंप्लीट होने के लिए। अब एक्टिविटी बी के बाद किसकी बारी आती है? एक्टिविटी बी के बाद
जो बारी आएगी वो है डी की, तो डी को 12 डेज लग रहे हैं। एक्टिविटी बी एंड हो रही है 13 डेज में, तो 13 ही एक्टिविटी डी का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। एक्टिविटी डी को कितने डेज लग रहे हैं कंप्लीट होने के लिए, वो है 12 डेज। 13 से स्टार्ट हो रही है और उसे 12 डेज लग रहे हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आता है 25 डेज, मतलब एक्टिविटी डी 25 पे एंड हो जाएगी। अब एक्टिविटी ई को 7 डेज लग रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी ई स्टार्ट कब होगी, जब एक्टिविटी सी एंड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो एक्टिविटी सी फिनिश हो रही है 15 पे, तो 15 ही एक्टिविटी ई का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक्टिविटी ई को 7 डेज लग रहे हैं, तो अगर मैं 15 प्लस 7 करूं तो मुझे मिलता है 22 डेज। तो गाइस यहां पे एक्टिविटी डी को 25 डेज लग रहे हैं और एक्टिविटी ई को कंप्लीट होने के लिए 22 डेज लग रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले एक्टिविटी ई तो कंप्लीट हो जाएगी और एक्टिविटी ई को वेट करना पड़ेगा ताकि एक्टिविटी डी फिनिश हो जाए। कितना वेट करना पड़ेगा, वो है 3 डेज। तो जैसे ही 3 डेज हो जाएंगे तब जाके एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगी, क्योंकि एफ स्टार्ट होने के लिए दोनों एक्टिविटी फिनिश होना चाहिए। तो मैं यहां पे एक्टिविटी एफ का स्टार्टिंग टाइम लिखूंगा 25, क्योंकि गाइस अगर मैं 22 यहां पे लूं तो इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी डी अभी तक कंप्लीट हुई नहीं और मैंने एक्टिविटी एफ को स्टार्ट भी कर लिया है, जो कि नेटवर्क डायग्राम में बिल्कुल भी रॉन्ग है। जब तक के पिछली एक्टिविटी यानी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती, जितनी भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक के आने वाली एक्टिविटीज, आगे की एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं होगी। तो गाइज यहां पे एफ का स्टार्टिंग पॉइंट है 25। अब एफ को फिनिश होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एफ को गाइज फिनिश होने के लिए लग रहा है 8 डेज। अगर मैं 25 में 8 डेज को प्लस करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 33 डेज। तो गाइज यहां पर मैंने फॉरवर्ड पास को सक्सेसफुली बना लिया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फॉरवर्ड पास में होता क्या है। फॉरवर्ड पास में गाइज होता है स्टार्ट कब हुआ है और एक्टिविटी स्टार्ट कब हुई है और एक्टिविटी फिनिश कब हुई है, राइट। तो मैं यहां पे इसको अच्छे से लिख देता हूं, एक्टिविटी स्टार्ट कब हुई है और एक्टिविटी फिनिश कब हुई है। क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो मैं यहां पे ई लिख देता हूं, मतलब ये हो जाता है मेरा अर्लीस्ट टाइम, जिसे मैं EST भी कह सकता हूं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जिसे मैं EST भी कहता हूं, और ये बन जाएगा मेरा अर्लीस्ट फिनिश टाइम जिसे मैं EFT भी कह सकता हूं। तो गाइस EST और EFT दोनों एक ही बात है। अब मुझे निकालना है बैकवर्ड पास। मैं बैकवर्ड पास कैसे निकालूंगा, बैकवर्ड पास बहुत ही सिंपल है। तो गाइस बैकवर्ड पास में हमें रिवर्स जाना है, 6 से 5, 5 से मतलब पीछे जाना है, पीछे एक्टिविटीज पे जाना है। तो यहां पर भी हम एक स्टार्ट टाइम लेंगे और एक फिनिश टाइम लेंगे, लेकिन इसके फिनिश टाइम को हम कहेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो गाइस सबसे पहले हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम को निकालना है। यहां पर इस एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इस एक्टिविटी में लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या रहेगा। अगर मैं नोड 6 पे देखूं तो नोड 6 पे सबसे बड़ा टाइम, सबसे बड़ा नंबर जो मुझे दिख रहा है वो 33 दिख रहा है, मतलब ये 33 डेज ही लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। अब मुझे निकालना है स्टार्ट टाइम, तो इसके बैकवर्ड पास के स्टार्ट टाइम को मैं कहूंगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और इस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को मैं LST भी कह सकता हूं और LF को मैं LFT भी कह सकता हूं। तो गाइस मुझे LS निकालने से पहले LF को निकालना ही पड़ेगा, और मुझे मैं LS कैसे निकालूंगा। एक बार मुझे LF मिल गया तो मैं LF में से उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को माइनस कर दूंगा। जैसे यहां पे लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है इस एक्टिविटी का वो है 33, लेकिन एक्टिविटी कितने डेज तक चल रही है, एक्टिविटीज का ड्यूरेशन क्या है 8 डेज। अगर मैं 33 में से 8 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 25 डेज। तो गाइज ये है एक्टिविटी F का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब एक्टिविटी F से पहले दो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज D
और ई। तो मैं यहां पे इस तरीके से बना लेता हूं। अगर मैं एक्टिविटी डी की बात करूं तो एक्टिविटी डी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? तो एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई का नोड है 5। इस नोड पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा है? वो है 25। तो 25 को ही मैं यहां पर लिख दूंगा, जो बन जाएगा एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई का लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब मुझे एक्टिविटी डी का एलएस निकालना है, स्टार्ट टाइम निकालना है। तो गाइस मैं 25 में से इस 12 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि एक्टिविटी डी 12 डेज चल रही है। तो अगर मैं 25 में से 12 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 13। अब इसी तरीके से एक्टिविटी ई जो 7 डेज चल रही है, अगर मैं 25 से 7 को माइनस करूं तो मुझे यहां पे मिल जाता है 18। अब गाइस अगर मैं एक्टिविटी बी की बात करूं तो एक्टिविटी बी के सामने कौन सा नोड है? नोड 3, जिसका एलएस, जिसका स्टार्ट टाइम 13 था। तो मैं इस 13 को यहीं पे लिखूंगा। ये वाला 13 जिसका स्टार्ट टाइम क्या था? 13। तो मैं इस 13 को यहां पे लिखूंगा। अब इस एक्टिविटी का स्टार्ट, ये एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम बन जाएगा। एक्टिविटी बी का लेटेस्ट फिनिश टाइम है 13। तो एक्टिविटी बी का स्टार्ट टाइम क्या होगा? मैं एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन 13 से माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं 13 में से 7 को माइनस करता हूं तो मुझे यहां पे कितना मिलता है? मुझे मिलता है 6। अब गाइस इसी तरीके से अगर मैं एक्टिविटी सी की बात करूं तो एक्टिविटी सी का लेटेस्ट फिनिश टाइम मैं क्या निकालूंगा? तो एक्टिविटी सी के आगे नोड कौन सी है? नोड 4। नोड 4 का लेट स्टार्ट टाइम क्या है? नोड 4 का स्टार्ट टाइम है 18। वही बन जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी सी के लिए। अब अगर एक्टिविटी सी का ड्यूरेशन अगर मैं 18 से माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा एलएस, स्टार्ट टाइम। तो मुझे स्टार्ट टाइम निकालने के लिए 18 में से 9 को माइनस करना है, जो कि मुझे मिलने वाला है 9। अब अगर गाइस मैं एक्टिविटी ए की बात करूं तो एक्टिविटी ए का नोड है 2। एक्टिविटी ए का नोड है 2 और 2 पे दो रास्ते खुल रहे हैं। 2 के बाद दो एक्टिविटीज आ रही है, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी। तो गाइस कौन सा टाइम यहां पे हम लेंगे? सबसे छोटा टाइम जो है हमें वही लेना है। एक्टिविटी बी का स्टार्ट टाइम है 6 और एक्टिविटी सी का स्टार्ट टाइम है 9। तो दोनों में सबसे छोटा टाइम क्या है? 6। तो नोड 2 के लिए स्टार्ट टाइम बन जाएगा 6। नोड 2 के लिए स्टार्ट टाइम बन जाएगा 6 और यही 6 एक्टिविटी ए का फिनिश टाइम होगा, जिसे हम कहेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब अगर मुझे एक्टिविटी ए का स्टार्ट टाइम निकालना है तो मैं इस 6 में से 6 को माइनस कर दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो गाइज यहां पे हमने सक्सेसफुली इसे क्रिएट कर लिया है। तो गाइज अब यहां पे मैं सर्कल में क्या लिखूंगा? गाइज हमें यहां पे मिला है स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। जो ऊपर वाली एक्टिविटी है वो अर्लीस्ट रहेगी और जो नीचे वाली है वो लेटेस्ट रहेगी। अब मुझे इस सर्कल में क्या लिखना है? तो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो ऊपर वाला है मैं यहां पे लिख दूंगा और जो नीचे वाला है मैं यहां पे लिख दूंगा। तो इस सर्कल में फिनिश टाइम ही आएगा। सबसे पहले अर्ली टाइम और लास्ट में फिनिश टाइम। फर्स्ट एक्टिविटी 0 0 रहेगी। अब उसके बाद वाली जो नोड रहेगी, नोड नंबर 2, तो मैं ऊपर वाला पहले 6 लिख दूंगा और नीचे वाला 6 यहां पे लिखूंगा। अब इसी तरीके से नोड 3 की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाला 13 में यहां लिख दूंगा और नीचे वाला 13 में यहां लिखूंगा। अब अगर मैं नोड 4 की बात करूं तो ऊपर वाला 15 मैं पहले लिखूंगा और नीचे वाला 18 में यहां लिखूंगा। अब अगर मैं नोड 5 की बात करूं तो गाइज नोड 5 में मुझे क्या डालना है? 25 और ये 25, ये नीचे वाला मैं यहां पे क्या डालने वाला हूं? तो गाइस जो सबसे बड़ा टाइमिंग है, जैसे यहां पे 22 है तो मैं 22 नहीं लूंगा, मुझे लेना है 25 को।
तो मैं यहां पे 25 और 25 लिखूंगा, क्योंकि एक्टिविटी एफ तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि उससे पहली वाली जो दोनों भी एक्टिविटीज है फिनिश ना हो जाए। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 25 और 25 लेना है, यहाँ पे छोटे नंबर्स नहीं लेना है। और जो लास्ट में एक्टिविटी आती है तो यहां पे मैं लूंगा ऊपर वाला 33 और यहां पे लूंगा नीचे वाला 33। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि नेटवर्क डायग्राम को बना लो, हमने बना लिया, और क्रिटिकल पाथ को भी निकाल दो, एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होगा। तो मैं क्रिटिकल पाथ निकालने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे दो रास्ते होते हैं। ओके, अगर मैं क्रिटिकल पाथ ऊपर से देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं फटाफट 6, यहां पे आएगा 7, ये होगा 9, ये होगा 12, ये है 7 और ये है 8। तो क्रिटिकल पाथ गाइस यहां पे थोड़ा मेस हो गया है, तो क्रिटिकल पाथ मुझे यहां से मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिलेगा। तो गाइस इस प्रोजेक्ट के लिए हमें मिलते हैं दो पाथ, जिसमें होगा 1 2 3 5 और 6, और जो दूसरा पाथ है वो 1 2 4 5 और 6 में। अगर मैं पाथ 1 के डेज को कैलकुलेट करूं, टाइम को कैलकुलेट करूं, तो मुझे मिलेगा 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 होता है 13, 13 प्लस 12 होता है 25, 25 प्लस 8 होता है 33। तो जो फर्स्ट पाथ है मुझे मिले हैं 33 डेज। अब जब मैं नेक्स्ट पाथ की बात करूं तो मुझे मिलता है 6 प्लस 9 होता है 15, 15 प्लस 7 होता है 22, और 22 में अगर मैं 8 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलता है 30 डेज। तो गाइस जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो मैक्सिमम डेज होते हैं, वो होता है आपका क्रिटिकल पाथ। तो यहां पे क्रिटिकल पाथ में आएगा ए, बी, डी और एफ, जिसे लग रहे हैं 33 डेज। तो 33 डेज ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या है, 33 डेज। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल्स टू, जो आपका क्रिटिकल पाथ में नंबर मिला है वही रहेगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 33 डेज। अब क्या यहां पे नॉन क्रिटिकल पाथ को निकालने का है, नहीं, तो मैं नॉन क्रिटिकल पाथ को नहीं निकालूंगा। अब मुझे उसके बाद क्या कहा है कि ईएसटी निकाल दो, एलएफ ईएफटी निकाल दो, इसे कहते हैं टाइम एस्टिमेट्स। तो मैं यहां पे टाइम एस्टिमेट्स निकाल दूंगा। टाइम एस्टिमेट्स निकालने के लिए आपको इस टेबल को दोबारा ड्रॉ करना होगा। तो गाइस सबसे पहले मुझे निकालना है स्टार्ट टाइम, और उसके बाद मैं निकालूंगा फिनिश टाइम, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा फिर से स्टार्ट टाइम, लेकिन इस बार ये होगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, यहां पे आएगा एल। तो गाइस बहुत ही सिंपल है। हमें ईएसटी क्या मिला है, ईएसटी और ईएफटी हमें क्या मिला है एक्टिविटी ए के लिए। तो एक्टिविटी ए के लिए है 0 और 6, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0 एंड 6। इसी तरीके से एक्टिविटी बी के लिए है, एक्टिविटी बी के लिए क्या है यहां पे 6 और 13, एक्टिविटी बी के लिए है यहां पर 6 और 13, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6 और 13। अब मैं एक्टिविटी सी के लिए देखूंगा, तो एक्टिविटी सी के लिए क्या रहेगा। तो गाइज यहां पे हमें बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा, ये नंबर्स बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाएंगे। एक्टिविटी सी के लिए मुझे मिल रहा है 6 और 15, क्या मुझे मिल रहा है 6 और 15, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 और 15। ओके, ये है 15। अब एक्टिविटी डी के लिए मुझे यहां पे क्या मिल रहा है, एक्टिविटी डी के लिए है 13 और 25, तो मैं यहां पे लिखूंगा 13 एंड 25। एक्टिविटी ई के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक्टिविटी ई के लिए मुझे यहां पे मिल रहा है 15 और 22, 15 और 22 मैं यहां पे लिख दूंगा। अब एक्टिविटी ए, एक्टिविटी एफ के लिए, एक्टिविटी एफ के लिए मुझे यहां पे मिल रहा है 25 एंड 33, तो मैं यहां पे 25 एंड 33 लिख दूंगा। और इस तरीके से मैं लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम, यहां पे एफ आएगा, फिनिश टाइम,
तो इस तरीके से मैं लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम दोनों को निकाल लूंगा। मुझे बिल्कुल भी नीचे के नंबर्स लिख देना है। ओके, यहां पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मैं नीचे के नंबर्स यहां पे लिख दूंगा। तो एक्टिविटी ए के लिए है 06, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 06। और एक्टिविटी एक्टिविटी बी के लिए है 613, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 और 13। अब इसी तरीके से एक्टिविटी सी के लिए है 9 और 18, मैं यहां पे लिख देता हूं 9 और 18। एक्टिविटी डी के लिए क्या है, तो नीचे वाला हमें रेड में देखना है 13 और 25, तो यहां पे रहेगा 13 एंड 25। इसी तरीके से एक्टिविटी ई के लिए है 18 और 25, मैं यहां पे लिखूंगा 18 और 25। और लास्ट में जो बच जाता है वो है एक्टिविटी एफ के लिए, जो कि है 25 और 33। तो गाइस यहां पे हमने सक्सेसफुली इस टेबल को, मतलब टाइम एस्टिमेट्स को कैलकुलेट कर लिया है। तो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ए, तो वो भी मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर ए यहां से आ रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए, जिसमें मुझे नेटवर्क डायग्राम बनाना था। हाँ, मैंने बना लिया है। और इसमें पूछा है क्रिटिकल पाथ को बना लो, तो मैंने क्रिटिकल पाथ भी यहां पे बता दिया और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी बता दिया। तो इसी के साथ यहां पे मेरा ए खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर बी में टाइम एस्टिमेट्स पूछा है। टाइम एस्टिमेट्स में आएगा आपका EST, EFT, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम फॉर बोथ अर्लीस्ट और लेटेस्ट, जो कि मैंने इस टेबल में बहुत अच्छे तरीके से बना लिया है। यह है मेरा क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन बी के बाद बारी आती है क्वेश्चन सी की, जिसमें मुझे टेल स्लैक और हेड स्लैक को पता करना है, लेकिन किसका वो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का। तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का हेड और टेल स्लैक यहां पे मुझे पता करना है। तो गाइज एक कॉन्सेप्ट में यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं नॉन क्रिटिकल पाथ की बात करूं, तो मुझे नॉन क्रिटिकल पाथ क्या कहा गया है, नॉन क्रिटिकल पाथ क्या मिलेगा, मुझे नॉन क्रिटिकल पाथ मिलेगा ए सी और ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा और उसके बाद आएगा एफ। यह है मेरा नॉन क्रिटिकल पाथ। लेकिन इस पाथ में अगर मैं एक्टिविटी ए की बात करूं, तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी में भी है, मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। इसी तरीके से एक्टिविटी एफ की अगर मैं बात करता हूं, तो वो भी क्रिटिकल पाथ में और क्रिटिकल एक्टिविटी में आती हैं। अगर मैं एक्टिविटी सी और ई की बात करूं, मतलब एक्टिविटी सी ये वाली और एक्टिविटी ई ये वाली, क्या ये एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ में कभी आई है? नहीं। तो ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ यही एक्टिविटीज बन जाती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो गाइस हमें वो एक्टिविटीज लेना है जो क्रिटिकल पाथ में नहीं आती है, राइट। तो इस केस में सी और ई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। हमें सी और ई का टेल और हेड स्लैक लेना है, जो कि बहुत आसान है। अगर मैं एक्टिविटी सी की बात करूं, तो एक्टिविटी सी का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग नोड है 2 और एंडिंग पॉइंट है, मतलब एंड नोड है 4। तो एक्टिविटी सी का टेल हुआ 2 और एक्टिविटी सी का हेड हुआ 4, करेक्ट। तो गाइस टेल और हेड स्लैक में हमें बेसिकली ये जो नंबर्स गिवन है इन्हें बस माइनस कर देना है। और याद रहे कि टेल स्लैक और हेड स्लैक कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो मुझे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर ढूंढना है, जिसमें मैं टेल और हेड स्लैक को लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक्टिविटीज लिख लेता हूं कि कौन सी एक्टिविटीज का मुझे टेल और हेड स्लैक निकालना है। वो है एक्टिविटी सी और एक्टिविटी ई। अगर मैं एक्टिविटी सी की बात करूं, तो एक्टिविटी सी का टेल स्लैक क्या होगा,
एक्टिविटी सी का टेल स्लैक क्या होगा? तो बहुत आसान है गाइस, एक्टिविटी सी का टेल में कौन से नंबर्स हैं? 6 और 6। तो एक्टिविटी सी का टेल स्लैक हो जाएगा 6 - 6, जो कि आंसर आता है 0। इसी तरीके से एक्टिविटी सी का हेड स्लैक क्या होने वाला है? हेड स्लैक होगा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, मतलब 18 - 15। गाइज यहां पे नेगेटिव आंसर नहीं आता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा हेड स्लैक, जिसमें मैं लिखूंगा 18 - 15 जो कि होता है 3। तो यहां पे मुझे हेड स्लैक मिल गया है सी का, जो कि है 3। अब मैं एक ही बात करता हूं, एक्टिविटी ई का टेल स्लैक है क्या रहेगा? टेल नोड कौन सा है? स्टार्टिंग नोड है 4, और इसी तरीके से एक्टिविटी ई का एंड नोड क्या है, मतलब एंडिंग पॉइंट क्या है? 5। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही हेड स्लैक है, जिसमें आएगा 15 और 18। तो मैं यहां पे 18 और 15 को माइनस कर दूंगा, मैं यहां पे 18 लिखूंगा और 15, मैं 15 - 18 नहीं लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा, और ये दोनों स्लैक टेल और हेड कभी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं 18 - 15 लिखूंगा। अब मुझे इस एक्टिविटी ई का हेड स्लैक निकालना है, जो कि 25 - 25 मिलेगा, तो आंसर बन जाता है 0। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।